नमस्कार। आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। हमारे कई लिसनर्स पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हम सभी चर्चाओं की पीडीएफ शेयर करते हैं। तो चलिए, साल 2025 अब खत्म हो रहा है और आज हमारे पास कुछ ऐसे लेख हैं जो बताते हैं कि देश किन उम्मीदों और किन चुनौतियों के साथ नए साल में कदम रख रहा है। 2025 के अंत में भारत एक दिलचस्प चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ हम $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और एक वैश्विक शक्ति बनने का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे समाज के अंदर कुछ बहुत गहरी दरारें हैं। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी आर्थिक उड़ान और सामाजिक जमीन के बीच की ये दूरी बढ़ रही है या घट रही है। चलिए, इसी सवाल की तह में जाते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की ही बात करते हैं। नवंबर 2025 में भारत के औद्योगिक प्रदर्शन के आंकड़े आए हैं और पहली नजर में ये काफी शानदार दिखते हैं। हाँ। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP में 6.7% की जबरदस्त वृद्धि हुई है, जो 25 महीनों में सबसे तेज है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो 8% की दर से बढ़ा है। ये तो एक बड़ी खुशखबरी लगती है ना? हाँ, पहली नजर में ये आंकड़े वाकई जश्न मनाने जैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ जो आकर्षक बात है वो इन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी है। जब अर्थशास्त्रियों ने इसकी गहराई में झांका तो पता चला कि इस उछाल के पीछे स्थायी कारण कम और अस्थायी कारण ज्यादा है। वैसे एक टिकाऊ ग्रोथ नहीं मान रहे। लेकिन क्या हम इसे पूरी तरह से नकार सकते हैं? हो सकता है ये त्योहारी मांग अर्थव्यवस्था में एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा कर दे जो आगे भी बना रहे। क्या अर्थशास्त्री इस संभावना को ज्यादा ही निराशावादी नजरिए से नहीं देख रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आत्मविश्वास जरूर बढ़ता है, लेकिन जमीन पर मौजूद तथ्य एक अलग कहानी कहते हैं। देखिए, इस उछाल के पीछे 3 मुख्य वजह हैं। पहली, त्योहारी सीजन में जमकर बिक्री हुई, जिसके बाद दुकानदारों और कंपनियों ने अपना स्टॉक फिर से भरा। इससे उत्पादन में एक कृत्रिम उछाल आया। अच्छा। दूसरी, सरकार ने त्योहारी सीजन के ठीक पहले कुछ चीजों पर GST दरों में कटौती की थी, जिसने मांग को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया। और तीसरी वजह है खनन क्षेत्र की वापसी। लंबे मॉनसून की वजह से ये सेक्टर 2 महीने से गिरा हुआ था, लेकिन नवंबर में इसने 5.4% की अच्छी वृद्धि दर्ज की। ये तीनों ही कारण आप देखेंगे स्थायी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंकड़े ये अर्थव्यवस्था की असली सेहत नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल। असली कहानी ये नहीं है कि नवंबर के आंकड़े अच्छे थे, बल्कि ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था त्योहारी मांग और सरकारी छूट जैसी अस्थायी बैसाखियों पर कितनी ज्यादा निर्भर है। ये एक मजबूत बुनियाद की नहीं, बल्कि एक कमजोर बुनियाद की निशानी है, जिसे बाहरी सहारे की जरूरत पड़ती है। सही। अगर हम अप्रैल से नवंबर तक की लंबी अवधि को देखें तो IIP ग्रोथ सिर्फ 3.3% रही है, जो कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में सबसे कम है। और जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो ये कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों वाले सेक्टर में उसमें गिरावट आई है। हाँ, इसी दौरान 1% की गिरावट आई है। ये साफ दिखाता है कि आम आदमी की जेब पर अभी भी दबाव है। इसीलिए रिजर्व बैंक ने भी तीसरी तिमाही में विकास दर धीमी होकर 7% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा। नवंबर का डेटा एक खूबसूरत भ्रम जैसा है, जो अर्थव्यवस्था की असली चुनौतियों जैसे सुस्त निजी निवेश, कमजोर उपभोक्ता मांग और अमेरिकी टैरिफ का खतरा, इन सब कुछ छिपा लेता है। एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ हमारी घरेलू खपत की बुनियाद कमजोर दिख रही है और दूसरी तरफ हम न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों के साथ व्यापार के बड़े बड़े दरवाजे खोल रहे हैं। क्या हम दुनिया के लिए तो तैयार हैं, पर अपने घर के लिए नहीं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA इसी विरोधाभास को और गहरा करता है। ये समझौता सिर्फ व्यापार के आंकड़ों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके। अब भी हमारा द्विपक्षीय व्यापार करीब $2.4 बिलियन का है, जिसे 2030 तक दुगना करने का लक्ष्य है। लेकिन यहाँ असली बात यह है कि इस समझौते के जरिए भारत खुद को एक भरोसेमंद और उच्च मानक वाले आर्थिक भागीदार के रूप में स्थापित कर रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत को सेवाओं और श्रम, गतिशीलता हमारे प्रोफेशनल्स की आवाजाही में अब तक की सबसे व्यापक पहुंच दी है। अच्छा। इसमें IT, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जहां भारत के कुशल पेशेवर दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। और इसका एक बड़ा रणनीतिक महत्व भी है
है ना, खासतौर पर चीन के संदर्भ में। निश्चित रूप से इस समझौते के साथ भारत ने अब RCEP के सभी सदस्यों के साथ आर्थिक साझेदारी कर ली है, सिवाय चीन के। अब जो लिसनर्स RCEP से परिचित नहीं है, उन्हें बता दें कि ये एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक बहुत बड़ा व्यापारिक गुट है। तो चीन को छोड़कर अब इस गुट के हर देश के साथ भारत का सीधा समझौता है। ये दिखाता है कि दुनिया के विकसित देश भी भारत के साथ संतुलित और उच्च गुणवत्ता वाले समझौतों के लिए तैयार है, जो चीन के व्यापार मॉडल से बहुत अलग है। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल उठता है। हाँ, हम अक्सर सुनते हैं कि भारत FTA साइन तो बहुत करता है, पर उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाता। हमारा FTA उपयोग दर बहुत कम बताया जाता है। तो क्या ये सिर्फ जागरूकता की कमी है, या फिर हमारे उद्योग इन वैश्विक समझौतों का फायदा उठाने के लिए उतने प्रतिस्पर्धी नहीं है जितनी हम उम्मीद करते हैं? ये एक चुभने वाला लेकिन जरूरी सवाल है। भारत का FTA उपयोग दर केवल 25% के आसपास है, जबकि विकसित देशों में ये 70-80% तक है। 25% बस? हाँ, तो ये ऐसा है जैसे हमने एक सुपर हाईवे तो बना दिया, लेकिन उस पर ट्रैफिक ही नहीं है। सही। इसके पीछे दोनों कारण हैं जो आपने बताए। जागरूकता की कमी एक बड़ी समस्या है, खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों में। लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती है गैर टैरिफ बाधाएं, यानी अलग-अलग देशों के अलग-अलग नियम कानून, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और जटिल कागजी कार्रवाई। अच्छी बात यह है कि इस नए समझौते में इन बाधाओं को दूर करने के लिए रेगुलेटरी सहयोग और पारदर्शी कस्टम प्रक्रियाओं जैसे प्रावधान हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, सफलता इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर ही निर्भर करेगी। वह द्विध्रुवीय विशेषताओं वाली बहुध्रुवीय दुनिया, ये तो दिमाग घुमा देने वाला जुमला है। चलिए इसे हमारे लिसनर्स के लिए आसान भाषा में जोड़ते हैं। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दुनिया पर अब किसी एक देश का दबदबा नहीं है, जैसा शीत युद्ध के बाद कुछ समय के लिए अमेरिका का था। आज की दुनिया में कई शक्तियां हैं, इसलिए ये बहुध्रुवीय है। ओके। लेकिन मुख्य टकराव दो ध्रुवों के आसपास ही घूम रहा है, इसलिए इसमें द्विध्रुवीय विशेषताएं हैं। इसे समझने के लिए हमें 3 बड़ी शक्तियों अमेरिका, चीन और रूस को देखना होगा। एक दिलचस्प बदलाव ये दिख रहा है कि ट्रंप प्रशासन यूरोप और मध्य पूर्व से अपना ध्यान हटा रहा है और पश्चिमी गोलार्ध यानी अपने बैकयार्ड, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन पर फिर से अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट, लेख में इसे मोनरो सिद्धांत का पुनरुद्धार कहा गया है। जो लिसनर्स इससे परिचित नहीं है, क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं कि ये क्या था? जरूर। मोनरो सिद्धांत 19वीं सदी की अमेरिकी विदेश नीति का आधार था। इसका सीधा सा मतलब था कि अमेरिका अपने पड़ोस यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में किसी भी बाहरी यूरोपीय शक्ति का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा। आज के संदर्भ में इसका मतलब है कि अमेरिका इस क्षेत्र में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है। और इस पूरी तस्वीर में चीन और रूस कहाँ फिट होते हैं? चीन को अमेरिका अपने प्रमुख चैलेंजर के रूप में देखता है। चीन की अर्थव्यवस्था आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था का लगभग 66% हो चुकी है, और जिस रफ्तार से वो बढ़ रही है, ये फासला और कम होगा। वहीं रूस है, जो आर्थिक रूप से भले ही इटली या स्पेन के बराबर हो, लेकिन अपने विशाल परमाणु शस्त्रागार और सैन्य ताकत के कारण एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि रूस अमेरिका और चीन के बीच एक स्विंग ग्रेट पावर की भूमिका में आ गया है। स्विंग ग्रेट पावर मतलब वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी अमेरिका तो कभी चीन के करीब जा सकता है। यही बात इस बहुध्रुवीय व्यवस्था को एक अजीब सा द्विध्रुवीय चरित्र देती है। दुनिया में कई खिलाड़ी हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर की चालें बस 2-3 ही चल रहे हैं। ये वैश्विक शक्ति का खेल वाकई आकर्षक है। ये इस बारे में है कि राष्ट्र अपनी पहचान और प्रभाव को दुनिया के मंच पर कैसे परिभाषित करते हैं। लेकिन पहचान की यही लड़ाई हमारे अपने देश की सीमाओं के भीतर भी चल रही है, और अक्सर इसके परिणाम बहुत दुखद होते हैं। कर्नाटक से ऑनर किलिंग की एक भयावह घटना सामने आई है। हाँ, ये खबर हमें उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मान्या नाम की एक 19 वर्षीय गर्भवती महिला की उसके ही पिता ने हत्या कर दी। हे भगवान! उसका अपराध ये था कि वो, जो एक प्रभावशाली लिंगायत समुदाय से थी, ने एक दलित मादिगा युवक से प्यार किया और उससे शादी कर ली। परिवार ने इसे अपनी इज्जत पर हमला माना। ये सुनना और यकीन करना भी मुश्किल है
कि 2025 में जब हम तकनीकी और आर्थिक प्रगति की बातें कर रहे हैं, समाज के कुछ हिस्से इस तरह की मध्ययुगीन सोच में जकड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये हम सबके लिए एक आईना है। आपने सही कहा, और ये कोई अकेली इक्का दुक्का घटना नहीं है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज कर्नाटक की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ कर्नाटक में जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 के बीच ऑनर के नाम पर हमलों के 13 मामले दर्ज हुए, जिनमें 12 लोगों की जान चली गई। 13 मामले सिर्फ 2 साल में? हाँ, और ये तो वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए। न जाने कितने और मामले होंगे जो सामने ही नहीं आते। पर क्या इन चीजों को रोकने के लिए हमारे पास कानून नहीं है? कानून है, और कर्नाटक ने हाल ही में सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ एक विधेयक भी पारित किया है। लेकिन ये घटना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब तक जातिगत ऊंच नीच की मानसिकता और झूठी शान की इस धारणा को समाज के एक हिस्से से मौन या मुखर स्वीकृति मिलती रहेगी, तब तक केवल कानून पर्याप्त नहीं होंगे। ये हमारे विकसित भारत के सपने और हमारी सामाजिक हकीकत के बीच की खाई को दिखाता है। सामाजिक हकीकत से जुड़ी एक और खाई है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की खाई। एक तरफ कटे होंठ और तालू जैसी समस्या है जिसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन जैसे एनजीओ ने पिछले 25 वर्षों में 7.5 लाख से अधिक सर्जरी की हैं, जो अपने आप में एक अविश्वसनीय काम है। ये बाकी सराहनीय है, लेकिन इस समस्या की भयावहता को भी उजागर करता है। भारत में हर साल लगभग 36,000 बच्चे इस विकृति के साथ पैदा होते हैं। 36,000? हाँ, और आज भी देश में अनुमानित 17.5 लाख बच्चों का इलाज नहीं हो पाया है। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। ये बच्चे के खाने, पीने, बोलने और यहाँ तक कि सुनने की क्षमता को भी बुरी तरह प्रभावित करती है, और उन्हें सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। तो अगर इलाज मौजूद है और स्माइल ट्रेन जैसे संगठन मदद कर रहे हैं, तो फिर इतने सारे बच्चे इलाज से वंचित क्यों रह जाते हैं? असली बाधा कहाँ है? समस्या की जड़ कई परतों में है। सबसे बड़ी वजह है सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली में विशेष बुनियादी ढांचे की भारी कमी। भारत के लगभग 50% बच्चे सरकारी अस्पतालों में पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह की सर्जरी के लिए विशेषज्ञ और सुविधाएं नहीं हैं। दूसरी वजह है जागरूकता का अभाव और ग्रामीण शहरी विभाजन। ग्रामीण इलाकों में माता पिता को पता ही नहीं होता कि इसका इलाज संभव है और कहाँ उपलब्ध है। तो इसका व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है? इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? सबसे पहला कदम तो ये होना चाहिए कि सरकार इसे एक अधिसूचित बीमारी, मतलब एक नोटिफाइड डिजीज के रूप में मान्यता दे। अच्छा। इससे जन्म के समय ही हर मामले का दस्तावेजीकरण करना अनिवार्य हो जाएगा और कोई भी बच्चा सिस्टम से छूटेगा नहीं। दूसरा, हमें जमीनी स्तर पर अपने नेटवर्क को मजबूत करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ मिलकर शुरुआती पहचान और सही मार्गदर्शन के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने की जरूरत है। अगर जन्म के पहले साल में ही सर्जरी हो जाए तो बच्चे का विकास लगभग सामान्य हो सकता है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि 2025 का अंत हमें एक बहुत ही मिली-जुली विरोधाभासी तस्वीर दे रहा है। एक तरफ अर्थव्यवस्था में अस्थायी चमक है जिसके नीचे स्थायी चुनौतियां छिपी हैं। वैश्विक मंच पर भारत की साख और समझौते बढ़ रहे हैं, लेकिन देश के भीतर गहरी सामाजिक दरारें हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं। बिल्कुल, और ये हमें उस सवाल पे वापस लाता है जो हमने शुरू में उठाया था। आज हमने देखा कि भारत न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ नए वैश्विक समझौते कर रहा है और 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख रहा है। हाँ। वहीं दूसरी ओर हमने मान्या की कहानी भी सुनी, जो बताती है कि ऑनर किलिंग जैसी सामाजिक कुरीतियां आज भी हमारी हकीकत है। तो अंत में एक विचार, आने वाले दशक में भारत की वास्तविक प्रगति को कौन सा कारक तय करेगा? उसकी आर्थिक नीतियां और वैश्विक समझौते, या फिर इन गहरी आंतरिक सामाजिक दरारों को भरने और पाटने की उसकी क्षमता? शायद असली विकास दर जीडीपी के आंकड़ों में नहीं, बल्कि इसी खाई को कम करने में छिपी है। नमस्कार,